नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग छंद पढ़ रहे थे, अब उस छंद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो से पहले आर्य छंद के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम यहाँ पर एक नया पॉइंट लेते हैं और हमारे पास में नया छंद निकल करके आता है और सेकंड नंबर का वो छंद होगा इंद्र वज्रा। कौन सा छंद होगा दोस्तों? इंद्र वज्रा छंद। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में सेकंड नंबर का इंद्र वज्रा छंद। अब इंद्र वज्रा जो छंद है, इस इंद्र वज्रा छंद का लक्षण होता है, लक्षण इस छंद का लक्षण होगा शादिंद्र वज्रा यदितौ जगौ गह। ठीक है दोस्तों, ये इसका लक्षण है। अब देखिए दोस्तों, इस छंद का लक्षण होता है शादिंद्र वज्रा यदितौ जगौ गह। देखिए दोस्तों, ये था हमारे पास में इंद्र वज्रा छंद और इंद्र वज्रा छंद का लक्षण निकल के आया शादिंद्र वज्रा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इसकी परिभाषा को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और इसकी परिभाषा निकल करके आती है, या अपन कह सकते हैं इसका अर्थ। और हमारे पास में इसका अर्थ होगा, देखिए दोस्तों, शाद शब्द का अर्थ होता है इंद्र वज्रा छंद यदि। अब देखिए दोस्तों, पहला जो छंद हम लोगों ने पढ़ा था वो था एक मात्रिक छंद, और मात्रिक जो छंद था उसके अंतर्गत एकमात्र एक छंद निकल करके आ रहा था हमारे पास में आर्य, अर्थात वहां पर मात्राओं की गणना की जा रही थी। किनकी गणना कर रहे थे अपन लोग? मात्राओं की गणना कर रहे थे। अब हमारे पास में जो सेकंड नंबर का जो ये छंद निकल करके आया, ये है दोस्तों एक वार्णिक छंद। कौन सा छंद है दोस्तों? वार्णिक छंद। अब वार्णिक छंद का मतलब हो गया दोस्तों, इसके अंदर हम लोग किनकी गणना करेंगे? वर्णों की गणना करेंगे। अब वर्णों की जब गणना की जाती है तो दोस्तों गण बनाना जरूरी होता है। जैसे कि हम लोगों ने गण से संबंधित एक नियम सीखा था और हमारे पास में वो नियम निकल करके आ रहा था, जैसे कि य मा ता रा जय भा न से ले ग मैं, ऐसे हमारे पास में गण बनाने का एक सूत्र निकल करके आ रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा था कि तीन वर्णों को जोड़ करके एक गण बनाया जाता है। जैसे एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर चर्चा करते हैं, य मा ता। तो इसका जो प्रथम जो वर्ण आता है इसी को ही हम लोग गण कहते हैं। तो दोस्तों प्रथम वर्ण कौन सा आया? य, और इसके साथ में हम लोगों ने गण शब्द जोड़ दिया, तो क्या बन गया? यह गण। आगे तो देखो दोस्तों, आगे लिखा हुआ है माँ। अब देखिए दोस्तों, मा ता रा, तीन वर्णों को जोड़ा तो हमारे पास में निकल करके आया मा ता रा। प्रथम वर्ण कौन सा आ गया? मैं, अर्थात इसके साथ में अपन क्या जोड़ देंगे? गण। तो शब्द क्या बन जाएगा? मैं गण। इस तरीके से हम लोगों ने गण व्यवस्था वहां पर बनाना सीखा था। तो देखिए दोस्तों, ये जो छंद चल रहा है ये कौन सा है? वार्णिक छंद है। और वार्णिक जो छंद होंगे उनके अंदर वर्णों की, किसकी? वर्णों की गणना करेंगे, और वर्णों की गणना करेंगे तो उनके लिए अपन क्या बनाएंगे? गण बनाएंगे। अर्थात गणों के आधार पर ही वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी इससे संबंधित सामान्य चर्चा जो हम लोगों को आगे प्रक्रिया उपयोग में लेनी है। लेकिन अब हम लोग इसका परिभाषा कह सकते हैं, इसकी जो अर्थ है वो उस अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सूत्र कहता है, ये नियम कहता है कि शात इंद्र वज्रा, अर्थात इंद्र वज्रा छंद होता है यदि, इसकी परिभाषा छंद हो जाएगी दोस्तों, यदि किसी छंद में या फिर लोग कह सकते हैं श्लोक में तव, यदि किसी छंद में या किसी श्लोक में तव, ये जो तव शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, ये औ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात दीर्घ है। दीर्घ का मतलब हो गया दोस्तों, अपने को याद करके रखना होगा कि यहां पर कौन सा गण बनेगा दोस्तों? कौन सा वर्ण आ गया? तय। तय का मतलब क्या हो जाएगा? तय गण।
उसके बाद में भी हमारे पास में क्या हो दोस्तों, तैगण हो। अब देखिए दोस्तों, दो तैगण आगे तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ था, ताऊ, यानी कि दो तैगण। उसके आगे देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जय। जय का मतलब हो जाएगा दोस्तों अपने पास में जयगण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो गो, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, गै, अर्थात गै। अब गै से हम लोग कौन सा गण बना रहे थे, गुरु। गै से कौन सा वर्ण बना रहे थे, गुरु। अब देखिए गुरु से संबंधित यानी कि गै कितनी बार है दोस्तों, दो बार निकल कर के आए, तो दो क्या होंगे दोस्तों अपने पास में, दो गुरु होंगे। अब इसका नियम निकल कर के आ जाता है, यदि किसी छंद में या किसी श्लोक में प्रथम कौन सा गण हो, तैगण हो, उसके आगे फिर तैगण आ जाए, फिर जयगण आ जाए, फिर दो गुरु आ जाते हैं, तो दो गुरु हो तो, दो गुरु हो तो इंद्र वज्रा छंद कहलाता है, कहलाता है। अर्थात यदि किसी भी श्लोक के अंदर, किसी भी छंद के अंदर तैगण, फिर जयगण और दो गुरु हो तो वहां पर कौन सा छंद कहलाता है दोस्तों, इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह थी इसकी सामान्य सी परिभाषा, जिसको हम लोगों को याद रखना होगा। और दोस्तों एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित इनके लक्षण भी पूछे जाते हैं, तो अपने को याद रखना है। शादिंद्र वज्रा अर्थात उसका नाम, यदि ताऊ जगऊ गह अर्थात तैगण, तैगण, जयगण और दो गुरु जहां पर भी होंगे वहां पर कौन सा छंद बन जाएगा दोस्तों, वहां पर इंद्र वज्रा छंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह थी इससे संबंधित इसकी परिभाषा, इसका अर्थ। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में जैसे कि हम लोग चर्चा करें श्लोक की, श्लोक जो होता है उस एक श्लोक के अंदर कितने पाद होते हैं, चार पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं, चार पाद होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि एक श्लोक के अंदर कितने पाद होंगे, चार पाद होंगे। जैसे अपने पास में शब्द आ जाए, जैसे कि एक लाइन लिखी हुई है, उसके बाद में ऐसा एक डॉट लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, इस डॉट को हम लोग कहते हैं यति। इस डॉट को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, यति। यति शब्द का मतलब हो गया रुकना, विराम करना, रुकना या विराम करना। उसके बाद देखो दोस्तों ऐसी सेकंड लाइन लिखी हुई होगी, उसके बाद में एक विराम लगा हुआ होगा, फिर उसके बाद में एक लाइन लिखी हुई होगी, फिर डॉट लगा हुआ होगा, फिर लाइन लिखी हुई होगी, फिर डबल लाइन खींची हुई होगी, अर्थात अपना श्लोक कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, यानी कि एक जो श्लोक होता है उसमें चार पाद होते हैं। चार पाद का मतलब हो गया, पहला यहां पर आकर के रुक गए, फिर उसके बाद में सेकंड पाद, फिर यहां पर आकर के हम लोगों ने विराम किया अर्थात रुके। उसके बाद में हमारे पास में है थर्ड नंबर पे ये और फोर्थ नंबर पर ये, अर्थात हमारे पास में एक श्लोक के अंदर कितने पाद होते हैं, चार पाद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये इंद्र वज्रा छंद का एक श्लोक निकल करके आ रहा है। अब यहां पर हमारे पास में इसकी पहचान कैसे करेंगे कि तैगण, तैगण, जयगण और दो गुरु, ये हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए देखिए दोस्तों अपन यहां पर लिखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि पहला कौन सा गण निकल करके आया दोस्तों, तैगण, उसके बाद में तैगण, फिर जयगण और जयगण के बाद में क्या आ गया दोस्तों, दो गुरु आ गए। अब देखते हैं, यानी कि जब हम कभी भी गण बनाते हैं तो कितने वर्णों को जोड़ा जाता है, अर्थात तीन वर्णों को जोड़ करके एक गण बनाया जाता है। जैसे कि तैगण था तो इस तैगण के अंदर कितने वर्ण हैं, तीन। सेकंड तैगण आया तो इसमें भी कितने वर्ण होंगे, तीन। उसके बाद में जयगण आया उसमें भी कितने वर्ण होंगे, तीन। और गुरु कितने हैं, दो। गुरु कितने हो गए, दो। तो दोस्तों इनका सबका हम लोग टोटल करेंगे, अर्थात इन वर्णों को हम लोग टोटल करेंगे। देखिए तीन तीन छह, तीन नौ और दो 11, अर्थात यहाँ पर कितने वर्ण निकल करके आए, 11। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। हमारे पास में इसके पहचान के लिए सेकंड नियम निकल करके आ जाता है कि इस छंद के, इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। जैसे अब हम लोग दोबारा से इसको चेक करते हैं, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा और चौथा पाद। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में पहला जो पाद है, इस पहले पाद में कितने वर्ण होंगे दोस्तों,
11 वर्ण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड जो पाद आया इसके अंदर भी कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण। थर्ड जो आया इस थर्ड में भी कितने होंगे? 11 वर्ण। और फोर्थ जो आया उस फोर्थ में भी कितने होंगे? 11 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 11। प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 11। फिर कुल पादों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? कुल पादों की संख्या जैसे कि एक में कितने आते हैं? 11। और उसके बाद में एक में कितने आते हैं हमारे पास में? 11। यानी कि देखिए दोस्तों, हमारे पास में कुल पादों की संख्या हम लोग इसको निकालते हैं तो कुल पादों की संख्या कितनी निकल करके आएगी हमारे पास में? तो अपन लिखते हैं यहां पर टोटल लिख करके लिखते हैं यहां पर एक में कितने आए? 11। और चार में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 44। चार में कितने हो जाएंगे अपने पास में? 44। अर्थात पूरे श्लोक में कितने वर्ण लिखे हुए हैं? 44 वर्ण लिखे हुए हैं। और प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। तो हमारे पास में इसके अंतर्गत सेकंड लाइन निकल करके आती है और सेकंड लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि इंद्र वज्रा छंद के, सेकंड लाइन हमारे पास में यहां पर होगी, पॉइंट डाल करके लिखते हैं कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 11 वर्ण होते हैं। तथा कुल पादों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। यानी कि इंद्र वज्रा जो छंद होगा उस इंद्र वज्रा छंद के पहला जो पाद होगा उस पहले पाद में कितने वर्ण होंगे दोस्तों? 11 वर्ण होंगे। और उसमें कुल पादों की संख्या कितनी निकल करके आएगी? 44 निकल करके आती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को याद रखना होगा कि जैसे कि इंद्र वज्रा छंद, इसका लक्षण होता है शादिंद्र वज्रा यदि ताऊ जगौ गए। अर्थात किसी भी छंद हो या श्लोक हो, उस श्लोक के अंदर यदि पहला तैगण आ जाए, फिर दूसरा तैगण आ जाए, तीसरा जैगण आ जाए, दो क्या आ जाए, गुरु हो, तो वहां पर कौन सा छंद कहलाता है? इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। अर्थात 3 वर्ण तो इसमें थे, तैगण में कितने वर्ण आएंगे? 3। इस तैगण में भी कितने? 3। जैगण में भी कितने? 3। गुरु कितनी हो गई? 2। तो वर्णों की संख्या कितनी निकल करके आई? 11। अर्थात प्रत्येक पाद के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 11। और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 44 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास में इससे से संबंधित चलने वाली कुछ सामान्य जानकारी। ठीक है दोस्तों, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद में हम लोग इसका एक लक्षण लेते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेकर के ये गण व्यवस्था सही आती है या नहीं आती है वो चेक करेंगे। और हम लोगों ने लिखा कि इसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, तो 11 वर्ण आते हैं या नहीं आते हैं वो हम लोग वहां पर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं और इससे संबंधित हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। लेकिन अपने को गण व्यवस्था ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। अब देखिए, अब इसका मैं एक उदाहरण लिखता हूं और हमारे पास में इसका एक उदाहरण है। उदाहरण, ठीक है दोस्तों, हमारे पास में आया अर्थो ही कन्या परकीय एवं, अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु।
है दोस्तों, यहाँ पर डॉट था यानी कि यहाँ पर आकर के रुकना है, एक यहाँ पर हमारे पास में वर्ण आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट लाइन निकल कर के आई हमारे पास में, अर्थो ही कन्या परिकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विसिदय प्रकामम जातो ममायम विसिदय प्रकामम विसिदय प्रकामम प्रत्यर्पित नाशय इवांतरात्मा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमारे पास में आता है यहां पर विसदह, यहां पर विसर्ग लगाना है अपने को। तो देखो दोस्तों, यह था हमारे पास में इस छंद से संबंधित चलने वाला उदाहरण, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विसदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासः इवांतरात्मा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब इस छंद से संबंधित हमारे पास में दो चर्चा आई थी। पहली चर्चा तो ये थी कि प्रथम में कौन सा गण होना चाहिए, तैगण, फिर दूसरा कौन सा होना चाहिए, तैगण, तीसरे नंबर पर जयगण, और अंत में क्या होना चाहिए दोस्तों, दो गुरु होना चाहिए। ये थी पहली शर्त। और इसकी दूसरी शर्त थी कि इसके अंदर हमारे पास में 4 पाद आ गए, यानी कि प्रत्येक पाद के अंदर कितने वर्ण आने चाहिए, 11। कितने वर्ण आने चाहिए, 11। तो सबसे पहले आप ये 11 जो वर्ण है या नहीं है, पहले ये चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पहले जो लाइन की हम लोगों ने काउंटिंग की तो उसमें कितने वर्ण निकल करके आए, 11 वर्ण। सेकंड देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सेकंड में भी कितने निकल करके आए, 11। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थर्ड में भी 11 है। तो इसका मतलब 100%। फोर्थ नंबर का जो अपने पास में पाद निकल करके आया तो उसमें भी कितनी होंगे, 11 ही होने चाहिए। लेकिन एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट वाला 11 है। अर्थात हमारे पास में प्रत्येक वर्ण के अंदर, अर्थात प्रत्येक पाद में कितने वर्ण निकल करके आ रहे हैं, 11 वर्ण निकल करके आ रहे हैं। यहां पर जो हमारे पास में वर्ण व्यवस्था आई थी उसको हम लोगों ने चेक किया। अब इसके बाद में हम लोग गण बनाना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित जैसे कि हम लोग, मैं थोड़ा सा कुछ नियम आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको गण व्यवस्था सीखनी है या गण व्यवस्था किसी भी श्लोक के अंदर आपको लगानी है तो आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। जैसे वैसे तो हम लोगों ने इसको एक अलग से वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा था, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लघु जो भी स्वर होंगे, लघु स्वर, या अपन कह सकते हैं ऋस्व स्वर जहां पर भी होंगे वहां पर अपने को क्या लिखना है, लघु। लघु का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1, यानी कि अपने को वहां पर क्या लिखना है, 1। और दीर्घ स्वर जहां पर भी होंगे, यानी कि अपन कह सकते हैं गुरु, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, गुरु। गुरु होंगे तो उसके लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, एस। उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, एस। यदि अर्ध व्यंजन वर्ण, कौन सा व्यंजन वर्ण, अर्ध व्यंजन वर्ण, जैसे कि मान लो दोस्तों ये मैं है, आधा व्यंजन वर्ण है, तो अर्ध व्यंजन वर्ण जो होगा वह हमेशा पूर्व वाले वर्ण के अंदर क्या करेगा, मिल जाएगा, पूर्व वाले वर्ण में आकर के मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, स क्या है, ऋस्व है, ए की मात्राएं जुड़ी हुई है, ऋस्व है, लेकिन ये आधा व्यंजन वर्ण था तो इसमें आकर के जुड़ गया, तो ये वाला जो वर्ण होगा वो क्या बन जाएगा, गुरु हो जाएगा। गुरु का मतलब हम लोग वहां पर क्या लिखेंगे, एस। अर्थात अर्ध व्यंजन वर्ण
पूर्व वाले वर्ण में जुड़ करके उसे क्या बना देगा दोस्तों, गुरु बना देता है। तो गुरु बनाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, एस लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, आधा व्यंजन वर्ण पूर्व वाले वर्ण में आकर के जुड़ेगा और उसे क्या बना देगा, गुरु बना देगा। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसा अनुस्वार लगा हुआ होता है, जैसे कि मान लो मैं के ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होगा वो जो वर्ण है, अब वर्ण कौन सा आ गया, मैं, वर्ण कौन सा आ गया, मैं, तो मैं जो वर्ण होगा वो स्वतः ही क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। स्वतः ही क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। कुछ नियम हमारे पास में, जैसे कि ये कुछ नियम थे, 4 नियम निकल करके आए। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट नियम को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे अपनी प्रक्रिया को प्रारंभ करें। किसी भी वर्ण के साथ में यदि विसर्ग जुड़ा हुआ हो, तो जैसे कि राम है, मैं के साथ में विसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ये जो मैं होगा वो हमेशा क्या बन जाएगा, गुरु बन जाता है। वो हमेशा क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है। नेक्स्ट नियम को याद रखना दोस्तों, क्षय, त्रय और ज्ञ, ये जो 3 वर्ण होते हैं ये 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, क्षय, कै धन क्षय, ऐसे ये मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसका आधा जो व्यंजन वर्ण होगा क्या है, आधा व्यंजन वर्ण तो पूर्व वाले वर्ण में आकर के क्या करेगा, जुड़ जाएगा और उस वर्ण को हमेशा क्या बना देगा, गुरु बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इससे संबंधित सामान्य नियम जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो पे जाकर के आप इसको एक बार फिर से दोबारा से चेक कर सकते हो, देख सकते हो और उन्हें सीख सकते हो। अब हम यहाँ पर इनकी गण व्यवस्था बनाना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ए क्या है, लघु यानी कि ऋस्व स्वर है। लेकिन आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, र की मात्रा कौन सी होगी, अर्ध व्यंजन वर्ण, तो ये पूर्व वाले वर्ण में आकर के जुड़ेगा और पूर्व वाले वर्ण में आकर के कोई भी वर्ण जुड़ता है तो वो ऋस्व न होकर के क्या बन जाता है दोस्तों, गुरु हो जाता है। और गुरु के लिए हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, एस। गुरु के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एस। आगे देखो दोस्तों, ओ क्या है, गुरु स्वर है, तो क्या लिखेंगे, एस। ही के अंदर छोटी ई की मात्रा 1। आगे देखो दोस्तों, कै के बाद में क्या लिखा हुआ मिल गया, आधा नए व्यंजन वर्ण पूर्व वाले वर्ण में आकर के जुड़ेगा तो ये वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु। ये क्या हो जाएगा, गुरु। उसके बाद देखो, या के अंदर कौन सा, आ की मात्रा यानी कि कौन सा है, दीर्घ होगा तो अपन लोग क्या लिखेंगे, एस। उसके बाद देखो दोस्तों, एक और बड़ी की मात्रा है यानी कि गुरु, एस। एक की मात्रा है यानी कि गुरु माना गया है, उसके बाद भी हमारे पास में एक आ गया। अब देखिए दोस्तों, इनकी गण व्यवस्था बनाते हैं। गण व्यवस्था बनाएंगे तो हम लोग 3 वर्णों को एक साथ जोड़ेंगे। 3 वर्णों को हम लोगों ने एक साथ जोड़ दिया, 3 के टुकड़े जोड़ लिए हम लोगों ने। अब इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास में पहला कौन सा होना चाहिए था, तैगण होना चाहिए था। तो देखो दोस्तों, एक बार सूत्र लिखते हैं अपन लोग यहाँ पर, य मा ता रा ज, लिख लिया हम लोगों ने, यानी कि तैगण लेना है तो तै से प्रारंभ करेंगे, ताराज, ऐसा हम लोगों ने 3 वर्ण ले लिए। ता के अंदर कौन सी मात्रा, दीर्घ, तो क्या बन जाएगा, एस। उसके बाद में एस और एक। ऐसा ही फॉर्मेट अपने को यहाँ पे नजर आ रहा है क्या, एस एस एक, तो कौन सा गण बन गया, तैगण। कौन सा गण बना, तैगण। एस एस एक फिर से मैच खा रहा है तो फिर कौन सा गण बन गया, तैगण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जय भान, ऐसा हम लोगों ने ले लिया, जय भान। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को जयगण लेना है तो अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं जय भान, यानी कि 1 एस 1। तो 1 एस 1 अपने को मिल रहा है क्या, मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जयगण। यहाँ पर देखो दोस्तों, एस को अपन लोग क्या कहते हैं, गुरु। और यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, लघु। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लघु लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है कि यदि अंतिम वर्ण लघु आ जाता है,
यदि अंतिम वर्ण क्या आ जाए, लघु आ जाता है, तो उसे आवश्यकता के अनुसार क्या बना सकते हैं, गुरु बना सकते हैं। तो गुरु बनाएंगे, देखो दोस्तों, तैगण, तैगण, जैगण और दो क्या हो गए, गुरु हो गए। तो हमारे पास में भी यही निकल करके आ रहा था कि तैगण, तैगण, जैगण और दो गुरु होने चाहिए। तो वहां पर कौन सा छंद होता है, इंद्र वज्रा छंद होता है। नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने पहली लाइन को कंप्लीट किया। अब इसके बाद में हम लोग सेकंड लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में सेकंड लाइन, जैसे कि टैग के अंदर कौन सी मात्रा, आपकी मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस। मैं क्या है दोस्तों, विश्व। लेकिन देखो आगे लिखा हुआ है ध्य। ध्य जो शब्द है वो दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, दै प्लस ये। तो आधा व्यंजन वर्ण आकर के किस में मिल जाएगा दोस्तों, मैं में। तो आधा व्यंजन वर्ण यदि मैं में आकर के मिलेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, गुरु। अब यहां पर देखो दोस्तों, एक आगे देखते हैं, सै के बाद में क्या है, मैं क्या है, आधा व्यंजन वर्ण, तो इसमें आकर के जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एस। रे की मात्रा आगे चली गई। अब बच गया क्या, पे के अंदर आधा सै की मात्रा मानो या फिर एक की मात्रा मानो, तो क्या बच गया अपने पास में, गुरु, एक। आगे देखो दोस्तों, एक एस, एक। ठीक है दोस्तों। अब तीन तीन वर्णों को जोड़ते हैं हम लोग। तीन वर्णों को जोड़ेंगे तो तीन वर्ण ये जुड़ गए, तीन ये जुड़ गए और तीन ये जुड़ गए। तो देखिए दोस्तों, ता रा जय सेम एज खा रहा है, तो यहां पर कौन सा गण हो गया, तैगण। यहां पर भी कौन सा गण हो गया, तैगण। यहां पर सेम एज खा रहा है तो कौन सा गण हो गया, जैगण। अब यहां पर देखो दोस्तों, गुरु, आगे क्या लिखा हुआ है, लघु। आवश्यकता के अनुसार इसे क्या बना देंगे, गुरु बना देंगे। तो दोस्तों ऊपर वाली लाइन का अब नीचे वाली लाइन से मैच खा रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन किसकी है, इंद्र वज्रा छंद की है। ठीक है दोस्तों। अब बाकी की नीचे की दो लाइन मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, और इसी तरीके से आपको ये वाले वर्ण को निर्माण करना है। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में चलने वाला इंद्र वज्रा छंद। अब देखिए दोस्तों, जब आप लोग इनकी गण व्यवस्था करोगे तो इसी तरीके से आपके पास में ये वाला जो मैंने लिखा है, ये जो गण लिखे हैं, ये सेम मैच खाने चाहिए। ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं, या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये दोबारा रिपीट कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास में चलने वाली इंद्र वज्रा छंद की प्रक्रिया। और इंद्र वज्रा छंद का लक्षण होता है शादिंद्र वज्रा यदितौ जगौ गह, और इसका उदाहरण होता है अर्थो ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पिन्यास है इवांतरात्मः। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में चलने वाला इंद्र वज्रा छंद। यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।